नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का आंचल। रविता जी जोर जोर से रो रही थी। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। रोते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। कल रात का एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया था। मैं आश्चर्यचकित हो गया था। करीब 8 बजे होंगे। उस समय मेरे मोबाइल की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैंने फ़ोन को उठाया और जब मैंने हेलो बोला तो उधर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। फ़ोन पर रविता जी जोर जोर से रो रही थी। उनको रोते हुए सुनकर फ़ोन पर ही मैंने उनको शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या है? आप इतनी रो क्यों रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो इस समय मुझे फ़ोन करके बस रोए जा रही हो? कुछ बताइए तो, आखिर बात क्या हो गई है? मेरी ज़्यादा ही पूछने पर रविता जी थोड़ा सा अपने को संभालते हुए बोली। उधर से आवाज़ आई, भाई साहब, यह बताइए आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? भाभी जी की ऐसी बातों को सुनकर मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। भाई साहब कहाँ हैं? माता जी किधर हैं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन भाभी जी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उधर से केवल एक रट की आवाज़ आ रही थी, आप आ जाइए। उनके इस निवेदन को सुनकर मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में मैं वहां पहुंच गया था। जब मैं उनके घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि सामने तो भाई साहब, हमारे मित्र जो जज हैं, बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ से भाभी जी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। भाभी जी रोना चीखना कर रही थी। उनका 14 साल का बेटा भी परेशान है। वह भी चुपचाप मुंह लटकाए हुए एक कोने में बैठा हुआ है और उनकी 10 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। वह भी अपने भाई की तरह चुपचाप बैठी थी। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए भाई साहब, तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं। तुम्हारे दोस्त मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, यह कैसे हो सकता है? आपकी तो इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है। मेरे दोस्त और भाभी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं और शायद मजाक करने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन भी कर दिया था। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हारी दादी किधर है? बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 4 दिन पहले ही पंजाब के वृद्धाश्रम में शिफ्ट करा दिया है। जब बच्चों ने मुझे यह सब बताया तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए मैंने घर के नौकर से कहा, रामू, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। मेरी बात सुनकर रामू किचन में चाय बनाने के लिए चला गया। कुछ देर में चाय आई। मैंने अपने भाई साहब को बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और ना ही पिया। और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। फिर मेरे सामने उनके मुंह से कुछ शब्द निकल ही पड़े। बोले, मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 70 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। ऐसे में मैं भला कैसे खा सकता हूँ? मेरे गले से तो एक निवाला भी नहीं उतर रहा है। मेरी माँ वहाँ पता नहीं किस हाल में होगी और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ। मैं कितना नालायक बेटा हूँ जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया हूँ। लेकिन मैं भी क्या करता। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी भाभी जी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद
माँ खूब रोती थी। और तो और घर के नौकर भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे मेरी माँ के साथ। मेरी माँ एक कोने में पड़ी रहती थी, कोई भी मेरी माँ से बात नहीं करता था। रविता को तो पता नहीं मेरी माँ से कौन सी दुश्मनी थी, जबकि मेरी माँ रविता को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। लेकिन रविता ने कभी मेरी माँ को अपनी माँ समझा ही नहीं। उसे तो मेरी माँ बोझ लगती थी। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों बस यही बोलती रहती कि तुम्हारी माँ की सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है, इसे वृद्ध आश्रम ले जाओ। इसके जैसे और लोग भी तो वहाँ होंगे, उन लोगों के साथ इनका भी मन लगा रहेगा। यहाँ घर में पूरा दिन खांसती रहती है, सुबह सुबह हमारी भी नींद खराब कर देती है। कितनी बार कहा है कि अपने कमरे में आराम से पड़ी रहे, लेकिन इधर उधर खटर पटर की आवाज करती घूमती रहती है, चैन से सोने भी नहीं देती। अब मैं इनको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। मेरे हर काम में नुक्स निकालती हैं और बात बात में अपने हिसाब से ही काम करने को कहती है, लेकिन मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी यह बातें उनकी माँ ने भी सुन ली थी। इस बात को लेकर उन दोनों में रोज रोज झगड़े होते थे। रविता तो बस यही जिद करती रहती कि अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो, लेकिन भाई साहब तो माँ को कहीं भी भेजना नहीं चाहते थे और कहते थे कि मैं अपनी माँ को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत त्याग और तपस्या की है। मुझे खिलाने से पहले खाती नहीं थी और मेरे सोने के बाद ही सोती थी। मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखती थी। तो फिर आज मैं उस माँ को अजनबी लोगों के बीच एक वृद्धाश्रम में कैसे भेज दूं? लेकिन रविता जी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं कौन सा भूत सवार था उसके ऊपर, और रात दिन बस इसी बात पर झगड़ा करती रहती थी। एक दिन हम दोनों में इसी बात को लेकर इतना झगड़ा बढ़ गया कि मेरी माँ ने 8 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई हो। मैं तो अपनी बाकी की जिंदगी कहीं भी गुजार सकती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। मेरी माँ अकेली बैठी रहती थी। जब मैं 3 साल का था तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। दुनिया में मेरा नाम है। यह नाम मेरी उसी माँ की वजह से ही है। आज दुनिया मुझे सलाम करती है। मैं लोगों के घरों के फैसले को सुलझाता हूँ, लेकिन अपने ही घर का फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर सबको मेरी माँ से दिक्कत ही क्या है। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, मुझे अपने साथ ही लेकर जाती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। मुझे पढ़ने लिखने के लिए मेरी माँ ने अकेले ही इतना संघर्ष किया कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। पिछले 4 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मेरी माँ खुद भूखी रहकर मुझे खिलाती थी, पूरा दिन काम करती थी, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लोगों के झूठे बर्तनों को साफ करती थी ताकि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, और मेरी खातिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी गंवा दिया। मेरी खुशियों के लिए अपने बारे में कभी नहीं सोचा, केवल मुझे ही पढ़ने लिखने में इतनी व्यस्त थी कि अपना खाना पीना भी भूल जाती थी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th में परीक्षा में अपीयर होने वाला था। माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत फीवर हो गया था। मैं तभी स्कूल से आया था। उनका शरीर गर्म था
और तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे तो बहुत फीवर हुआ है। तो माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी वजह से आज हमारा यह वजूद है, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कैसे कर दें जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी जिंदगी उन्हें आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके मैं भी अपनी माँ के साथ उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। मेरे दोस्त जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 1 बज गए थे। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। वह भी अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उनके भाव भी प्रायश्चित और गलानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग पंजाब जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग पंजाब पहुँचे। जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुँचे तो हमने वहाँ के संचालक से कहा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। वृद्धाश्रम में भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या कहते हो भाई साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 3 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं अगर उन्हें मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में गुजर रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति मेरे पास नहीं है। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, और वो भी माँ की बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। मुझे देखकर उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक आ गए। उनकी आंखें भी नम हो गई थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आ गए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए थे। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 4 बज गए थे। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है यह समझ गई थी। उनका घर छोड़ने के बाद भी मैं भी वहाँ से चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दें। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये जरूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें
लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर न होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिरे तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, तुम्हारे पास सब होगा लेकिन तुम्हारे पास सुकून नहीं होगा। सिर्फ माँ के आंचल में सुकून होता है, उस आंचल को बिखरने मत देना। यही एक अच्छे बेटे की पहचान है और यही एक अच्छे परिवार की शान है। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सबसे अच्छी तरह से सेवा करूं। मैं अपने प्यारे माता पिता से सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।